नमस्कार दोस्तों ये दास्तान ही ऐसी है विभाजन वाली, इसकी विभीषिकाओं की दास्तान कि ये साहित्य के पन्नों पर भी इसका असर पूरा पूरा पड़ा। उन दिनों बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इतिहास के पन्नों पर साहित्य के नज़रिए से भी दर्ज हुई। सबसे ज़्यादा चर्चा में आई अमृता प्रीतम की वह नज़्म जो उसने लाहौर से रेल में दिल्ली की ओर आने वाली रेल में सवार होते समय जो लिखी, रेल में फटे पुराने कागज़ों पर, तो वो इतिहास का पन्ना बन गई कि आज आखी वारस शाह नूं किते कबरां विचों बोल, कि आज आखां वारस शाह नूं कितों कबरां विचों बोल, अज उस किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल, एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन। एक बेटी पंजाब की रोई थी वारिस शाह, तुमने इतने ज़्यादा विलाप कर डाले कि एक रोई सी थी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां धीआं रोंदियां तैनू वारिस शाह नूं कहन। और ये नज़्म इतनी ज़्यादा मकबूल और लोकप्रिय हुई कि लोगों को लगा कि हमारी पीड़ा सारी की सारी जो बयान करने का सिला है वो तो इस नज़्म को दिया जाना चाहिए। इसमें जो कुछ है हमारे जज्बातों की तर्जुमानी करने के लिए वो काफ़ी है। और उसके बाद ये सिलसिला थमा नहीं, साथ साथ चलता रहा। बाद में फ़िक्र तौसवी का जो छठा दरिया आया उसने सारे पूरे परिवेश को हिला के रख दिया। और छठा दरिया के पहले फैज़ की नज़में, कि साहिर की नज़में, और इन लोगों ने जो जो लिखा विभाजन को लेकर, विभाजन की विभीषिका को लेकर, वो साहित्य का एक अमर पन्ना बन गया, अमिट पन्ना बन गया, जो आज भी बार बार पढ़ा भी जाता है और उसको उस पर पूरी गंभीरता से विचार विमर्श होता है। और मित्रों, कहानियाँ किस्से इतने ज़्यादा, करतार सिंह दुग्गल इसमें शरीक थे, कृष्णचंद्र इसमें शरीक थे। सबसे ज़्यादा शिरकत लिखने के मामले में लेखन की दुनिया में विभाजन को लेकर मंटो ने की। और मंटो की एक एक कहानी वो उस वक्त एक कहावत के रूप में और एक किंवदंती के रूप में ऐसी एक प्रकार से स्थापित हो गई, वक्त की दीवार पर ऐसी चस्पा हुई कि वो आज तक 75 साल के बाद भी वो आज तक लोगों को उसकी भाषा तक याद है, उन मुहावरे तक याद है, वे मुहावरे तक। और सारी की सारी चीज़ें कहीं भी आप ये कह सकते हैं कि जैसे विक्रम और बेताल की कहानी थी, विक्रम उस बेताल को दोबारा लाता है दरख्त से उतार के और बेताल को कंधे पे बैठा लेता है, और वो बेताल फिर उससे कहानी एक सुनाता है, ऐसा उलझाव डालता है। तो ये विक्रम और बेताल की कथा सरीकी जो कहानियाँ हैं, विभाजन की गाथाएं मित्रों, ये कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं हैं, कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। इतने किस्से जुड़े हुए हैं, इतने ज़्यादा इससे किस्से जुड़े हुए हैं कि उनका आप जितनी भी बार पढ़ेंगे आपसे कुछ न कुछ नया अनायास ही लिखा जाएगा। तो लिखने वालों में कृष्णा सोबती भी शामिल थी, उसने वहाँ के गुजरात की कहानी भी लिखी, यहाँ के गुजरात की कहानी भी लिखी। बलवंत सिंह शामिल थे, कासमी और साहिर तो शामिल थे ही, शकील, कतील शिफाई, ये सब लोग शामिल थे। कोई भी बचा नहीं था। फैज़ ने तो खैर जितना लिखा उतना किसी ने नहीं लिखा। और वो लोग भी इसमें शामिल थे जिन पर एक अलग से मज़हब का पर्दा पहनने का या बुर्का पहनने का आरोप था। वो सब लोग छिटक कर उन चीज़ों को बाहर आए। उनमें से संगीत के क्षेत्र में बगावत हुई, शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में बगावत हुई। बड़े गुलाम अली खां को लगा कि इस मुल्क में मैं रह नहीं सकता, वो यहाँ से पलायन पाकिस्तान से करके मुंबई आ गए। ये बात अलग है कि बाद में मुंबई में भी कुछ वर्ष बिताने के बाद वो लौट गए। और सब के साथ ये तरह तरह के हादसे जो हैं ये बर्पा हुए, बहुत सारे लोगों के साथ हुए। और आज यद्यपि वो जो बचे खुचे लोग हैं जिन्होंने वो सारा का सारा संतरास देखा, झेला, जिया, उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है, बहुत लोग जा चुके हैं। लेकिन जाने से पहले सबके मन में एक ही ललक होती है कि हम अपनी गवाहियाँ दर्ज तो कर जाएं।
और इस सिलसिले में मैं एक उल्लेख विशेष रूप से करना चाहूँगा कि एक कुरुक्षेत्र का एक युवा फिल्मकार है केशु। उसने अपने प्रयासों से एक अनूठी एक शुरुआत की, पहल कदमी की। उसने दोनों देशों में ऐसे परिवारों को ढूंढा जिन परिवारों के लोग 1947 के समय, विभाजन के समय बिछड़ गए थे आपस में, और बहन कहीं है, भाई कहीं और है। भाई दिल्ली जा पहुंचा, बहन वहीं रह गई। बहन के बाद उसको ज़बरन उसका धर्म परिवर्तन भी हो गया, और उसके बाद दशकों तक भाई बहन आपस में मिल ही नहीं पाई। राखी बांधने की बातें तो अलग रहीं, पता भी नहीं चला कि भाई कहाँ है, बहन कहाँ है। लेकिन उस केशु की एक पहल कदमी ने ये ज़रूर ठोस काम किया कि उसने लगभग 37-38 ऐसे परिवारों को आपस में यूट्यूब पर उनके इंटरव्यूज़ देकर उनको अपनी छोटी छोटी फिल्मों का हिस्सा बनाया, और भाई बहन को आपस में रूबरू मिलने का अवसर दिया, पति पत्नी को मिलने का अवसर दिया। जो भी बिछड़ा था घर से, उस सबको एक बार मिलाने का प्रयास उसने किया। और ये मशक्क़त जब उसने शुरू हुई तो उसको इतना इम्कान नहीं था, उसको भी इतना पता नहीं था कि लोग ऐसे दीवानों की तरह खींचे चले आएंगे, और उसके बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, लगातार ये सिलसिला चलता रहेगा। और इसी तरह से मुझे भी, जहाँ मेरा जन्म हुआ था, वो स्टेशन का नाम था पाकपटन। तो वहाँ के मानेका परिवार का मुझे पता चला, और केशु के माध्यम से पता चला। तो वहाँ के हमारे पड़ोसी परिवार के जब शख्स से उसने मेरी बात कराई, तो मैंने उससे कुछ पूछना चाहा कि वहाँ शहर कैसा है, पाकपटन कैसा है, बाबा फरीद की दरगाह सलामत है, क्या आप लोग कभी गए हैं, तो कौन कौन है वहाँ बाकी बचा था। मैंने कुछ लोगों की बाबत दरियाफ़्त किया। उनका एक ही जवाब था, एक सेंटेंस का, कि अब तो भाई अब मज़ारें ही मज़ारें रह गई हैं, अब और कुछ नहीं बचा, अब सिवाय मज़ारों के और कुछ नहीं है। इसलिए उस ख्वाबो ख़याल को छोड़ो, आप ज़िंदा हैं, मैं ज़िंदा हूँ, आपस में तबादला ख़यालात करते रहें, और जहाँ तक हो सके दोनों मुल्कों की बहबूदी और बेहतरी की दुआएं मांगते रहें। आप अपने भगवान जी से दुआएं मांगो, मैं अल्लाह ताला से दुआएं मांगूंगा, और आमीन कि दोनों की दुआएं, दोनों की प्रार्थनाएं सुनी जाएं, और किसी भी रब्त, किसी भी सिब्त एक रास्ता खुले कि आपस में हम लोग एक दूसरे के मुल्क में अपनी जन्म स्थानों पर जा तो सकें। और ये मित्रों, त्रासदी भोगने वाले आम आदमी तो थे ही, ये ललक आम आदमी तो साथ लेके ही गया। बड़े बड़े लोग भी साथ लेकर चले गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह चाहते थे कि अपना जन्म स्थान देख लें, लेकिन रावलपिंडी वाला, लेकिन वो नहीं देख पाए अपने, अभी तक वो उनकी कोई भी कोशिश, उनकी मशक्क़त जो है वो सफल नहीं हो पाई। ऐसे ही जट्टी उमरा, जो नवाज़ शरीफ का घर अमृतसर के पास गांव था, वहाँ वो एक बार गए भी तो बमुश्किल हाथ ही लगा पाए सिर्फ फातिहा पढ़ने, और उसके बाद वापस आ गए फातिहा पढ़ के। उनके लिए भी मुमकिन नहीं हुआ कि वो अपने उसी गांव में, जहाँ उनके पुरखों ने उनकी बहुत सारी निशानियाँ, यादें छोड़ी थी, उनके बारे में कुछ अपने तजुर्बात बांट सके लोगों से, ये मुमकिन नहीं था। मुमकिन सिर्फ यही हुआ कि जिस गांव में नवाज़ शरीफ के पुरखे बसते थे, जट्टी उमरा नामक गांव, उस गांव की यादों को बनाए रखने के लिए नवाज़ शरीफ ने अपनी जो लाहौर में, इस्लामाबाद में और लाहौर में जो अपना निवास बनाया, अपने सरकारी निवास और अपने निजी निवास, उसका नाम उसने जट्टी उमरा रख लिया। और तसल्ली हो गई कि चलो जट्टी उमरा जो है वो ज़िंदा है। लेकिन इस तरह ज़िंदगी नहीं चलती। सबको पता है कि ये नाम मसनूई है और सिर्फ याद रखने के लिए ही ये नामकरण हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो बड़ा हिलाती हैं, बहुत ज़्यादा, और ये इंसानी जज्बातों, मानवीय संवेदनाओं को अलग अलग तरातल प्रदान करती हैं। अब जो अलग अलग जो संग्रह, संकलन जो छप रहे हैं, उनमें विभाजन को लेकर जो कहानियों की किताबें हैं वो अलग से छप रही हैं, विभाजन को लेकर संस्मरणों की किताबें अलग से छप रही हैं, विभाजन के बाद की जो यात्राएं हैं उनकी अलग से
विवरण, यात्राओं के वृतांत वो अलग से छप रहे हैं। दोस्तों, ये सिलसिला जल्दी ही ये बेताल कंधों से उतरने वाला नहीं है। शुक्रिया।